दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विद यशवंत साध में। हमने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक्स आपके आगामी जो कंपटीशन एग्ज़ाम आते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा जो भी टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राज्य सरकार। राज्य सरकार जो कि अपने भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में जो भी सरकारें हैं उन सरकारों का गठन किस प्रकार से होता है और वो सरकारें किस तरह से कार्य करती हैं वो हम इन वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि राज्य सरकार कैसे बनी होती है। तो राज्य सरकार मुख्य रूप से 3 उसके भाग होते हैं। सबसे पहला होता है व्यवस्थापिका, उसके बाद कार्यपालिका और उसके बाद न्यायपालिका। जो व्यवस्थापिका होती है वो उसके 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होते, कुछ राज्यों में हैं और कुछ में नहीं है, वो अपन इस पार्ट में पढ़ेंगे। अभी यहाँ थोड़ा सा अपन शॉर्ट में समझ लेते हैं कि राज्य सरकार किस तरह से बनी होती है। तो एक तो होती है व्यवस्थापिका जो विधानसभा और विधान परिषद से बनी होती है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, जिसमें हमने केंद्र सरकार के बारे में पढ़ा था। तो व्यवस्थापिका में जिस तरह से यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद होती है वैसे वहाँ केंद्र सरकार में लोकसभा और राज्यसभा होती हैं। ओके, राज्य सरकार में दूसरी स्टेप आती है कार्यपालिका की। कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, ये इसके पार्ट होते हैं कार्यपालिका के। और तीसरी होती है न्यायपालिका जिसमें उच्च न्यायालय और न्यायाधीश होते हैं। दोस्तों व्यवस्थापिका का मतलब होता है योजनाएं बनाना, कानून बनाना, ये सभी नीति निर्माण का काम व्यवस्थापिका करती है। फिर उन योजनाओं, उन नीतियों, उन कानून के ऊपर अमल करने का काम, उसको प्रैक्टिकल करने का काम कार्यपालिका करती है। और फिर न्यायपालिका होती है, वो अपने आप में एक निष्पक्ष होती है जो कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कामों में अगर कहीं रुकावट आती है तो फिर उसका निस्तारण करती है। तो ये 3 मुख्य अपने भाग होते हैं, 3 चरण होते हैं या 3 अंग कह सकते हैं इसको राज्य सरकार के, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। एक बार अपन डिफरेंस कर लेते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। केंद्र सरकार में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका वही सेम, परंतु केंद्र सरकार में व्यवस्थापिका में लोकसभा और राज्यसभा होती है और यहाँ पर राज्य सरकार में विधानसभा और विधान परिषद होती है। इनको सम्मिलित रूप से, जैसे राज्य सरकार में इसको राज्य विधानमंडल कहते हैं तो वहाँ पर केंद्र में इसको सम्मिलित रूप से संसद कहते हैं। ओके, फिर केंद्र सरकार में कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी होते हैं। तो राज्य सरकार में कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता होते हैं। ठीक वैसे ही केंद्र सरकार में न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और न्यायाधीश, और राज्य सरकार में न्यायपालिका में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और उसके न्यायाधीश। ओके दोस्तों, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का थोड़ा डिफरेंस है जिसको हमको जान लेना ज़रूरी है ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हमारा कि केंद्र सरकार किस तरह से और राज्य सरकार किस तरह से। उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो यही हैं, उसके आगे का और डिटेल में थोड़ा जाएंगे तो काफ़ी कुछ हमको सिमिलरिटी मिलेगी इन सभी के कामों में भी, परंतु बेसिक तो ये है आपके सामने जो अभी आपको दिखाया गया, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों में, केंद्र और राज्य दोनों में। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं हम राज्य सरकार। और राज्य सरकार के इस टॉपिक में हम व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ेंगे। और व्यवस्थापिका जैसा अभी अपन ने देखा कि व्यवस्थापिका में दोस्तों राज्य विधानमंडल सम्मिलित रूप से इसका नाम है और उसके दोनों सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो इस वीडियो में हम व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यवस्थापिका जो राज्य विधानमंडल या विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बना होता है। ओके, राज्य विधानमंडल का गठन एवं कार्य किस तरह से होता है। अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। अनुच्छेद, संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनमें इन सब के बारे में लिखा है कि कहाँ पर किस तरह से हमारी व्यवस्था होगी, देश कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेंगे। तो यहाँ पर अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था है जिसमें राज्यपाल और 2 सदन होंगे। ठीक है, जैसे अपने केंद्र में राष्ट्रपति और 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक वैसे ही यहाँ पर राज्यों में विधानमंडल जिसमें राज्यपाल और 2 सदन होंगे और वो 2 सदन हैं विधानसभा और विधान परिषद। राज्य का विधानमंडल 1 सदन का हो या 2 सदन का,
ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो या केवल विधानसभा हो, राज्य का विधानमंडल एक सदन का हो या दो सदन का हो, इस बात का निर्णय राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधि और भारत की संसद करती है। ठीक है, अगर हमारे देश में जो भी जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में दो ऐसे सदन हो, विधानसभा और विधान परिषद, या एक हो, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय सदन जो अपने हैं राजस्थान में जो निर्वाचित अपने जितने भी राज्य हैं उनमें निर्वाचित प्रतिनिधि जितने भी एमएलएज हैं वो, और भारत की संसद जहां पर हमारे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो भी सदस्य हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और जितने भी राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो सब मिल करके ये तय करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये जो 7 राज्य हैं उनमें 2 सदन हैं, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, और बाकी के जितने भी राज्य हैं उन सभी में 1 सदन है। तो हमारे राजस्थान में भी 1 सदन है, विधानसभा 1 ही है, विधान परिषद नहीं है। तो ये 7 राज्य ऐसे हैं पूरे देश में जहाँ पर 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। और इसका ट्रिक है याद करने के लिए जम्मू के आम बिकाऊ, यानी जम्मू यानी जम्मू कश्मीर, के यानी कर्नाटक, आ यानी आंध्र प्रदेश, म यानी महाराष्ट्र, बी यानी बिहार, और ऊ का मतलब अपने इसके साथ में उत्तर प्रदेश। तो ये हो जाते हैं अपने जितने भी 7 राज्य हैं उन सब के नाम आ जाते हैं। ये याद करने का एक तरीका है आपके। विधानसभा को प्रथम या निम्न सदन भी कहते हैं। जैसे लोकसभा और राज्यसभा में प्रथम सदन और द्वितीय सदन होते हैं, वैसे विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। जैसे वहाँ पर लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता था, ठीक वैसे ही राज्य लेवल पर विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है, जबकि विधान परिषद को द्वितीय या उच्च सदन कहते हैं। जैसे वहाँ पर राज्यसभा को उच्च सदन माना है, तो वैसे ही यहाँ विधान परिषद को उच्च सदन माना है। व्यवस्थापिका जो बनी होती है विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर के, और उसके बारे में दूसरी होती है कार्यपालिका जो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, और न्यायपालिका है वो उच्च न्यायालय और न्यायाधीश से मिलकर बना होता है। तो ये एक विधानमंडल जो राज्य का एक होता है, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के बेसिक अपन ने यहाँ पर देखा। अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है विधानसभा। विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? जैसे लोकसभा की सदस्य संख्या इसके पहले के वीडियोज़ में सब अपन ने देख लिए, यहाँ पर अपन केवल राज्य लेवल पर बातें करेंगे। तो विधानसभा में सदस्य संख्या अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 होगी। ठीक है, विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500, पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें अधिकतम किसी भी विधानसभा में 500 रहेंगे, और कम से कम 60 से कम नहीं और 500 से अधिक नहीं। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, तो ये जितने भी अपने क्षेत्र होते हैं, विधानसभा क्षेत्र होते हैं, उन विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक क्षेत्र में 75,000 जनसंख्या होनी चाहिए। 75,000 से कम जनसंख्या पर कोई भी क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र नहीं बनता है। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा किसी ज़िले में कम जनसंख्या है तो वहाँ विधानसभा क्षेत्र कम होते हैं, किसी ज़िले में अधिक जनसंख्या है तो वहाँ विधानसभा क्षेत्र अधिक होते हैं। यानी उस क्षेत्र में, उस ज़िले से या जो भी विधानसभा के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ज़्यादा विधानसभा सदस्यों का चुनाव होता है। ओके, तो इसके लिए ये एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि 75,000 जनसंख्या होनी चाहिए। और हमारे जितने भी राज्य हैं वहाँ विधानसभा सदस्यों की संख्या के लिए भी अनुच्छेद 170 में ये माना गया है, और ये लिखा हुआ है कि अधिकतम 500 होने चाहिए और कम से कम 60 होने चाहिए सदस्य। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्थान आरक्षण, यानी विधानसभा सदस्य कौन बन सकता है और किसको लाभ मिलता है। 95वें संवैधानिक संशोधन 2009 के अनुसार जनवरी 2020 ईस्वी तक विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षण की व्यवस्था है। देखिए दोस्तों, ये 2009 का संवैधानिक संशोधन हुआ था, और उस संशोधन में ये कहा गया है कि जनवरी 2020 तक विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए स्थान आरक्षण की व्यवस्था है। और ये देखते हैं आगामी समय में क्या होता है, परंतु अभी तो ये निर्णय है संवैधानिक संशोधन जो 95वां हुआ था उसमें जनवरी 2020 तक ये व्यवस्था है।
आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को है। जैसे वहाँ आपने लोकसभा में देखा था, तो लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय के। ठीक वैसे ही यहाँ पर राज्यों में विधानसभा में राज्यपाल है वो एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। मनोनीत मतलब अपनी तरफ से उनको वहाँ विधानसभा में भेज सकते हैं। अगला है निर्वाचन पद्धति। विधानसभा के सदस्यों की निर्वाचन पद्धति कैसे होती है, उनका चुनाव कैसे होता है, वो विधानसभा में कैसे जाते हैं। तो वैसे इसकी बेसिक प्रक्रिया हम सब जानते हैं कि हर 5 वर्ष में चुनाव जो होते हैं। विधानसभा सदस्य के चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा साधारण बहुमत पद्धति अपनाई जाती है। ठीक है ना, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली और साधारण बहुमत पद्धति का मतलब उम्मीदवार कई खड़े होते हैं और उस उम्मीदवार में जो भी बहुमत जिसको भी मिलता है अधिक, वो विजेता या वो जीता हुआ माना जाता है और वो फिर अपने विधानसभा का सदस्य बनता है, जिसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है या इसको एमएलए भी कहते हैं, विधानसभा सदस्य भी कहते हैं। सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य ही होते हैं, यानी जितने भी सदस्य खड़े हो पर वहाँ पर जीत करके एक ही जाता है उस क्षेत्र से एकल सदस्य ही। यही हमने लोकसभा में भी पढ़ा था कि सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य ही होते हैं। सदस्यों की योग्यताएं। विधानसभा सदस्य की क्या योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, सबसे पहली बात। दूसरा है उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। 25 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति ही विधानसभा सदस्य के लिए उम्मीदवार बन सकता है। वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ का पद धारण किए हुए ना हो, यानी हमारे केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी सेवा में सर्विस में वो ना हो, अगर हो तो उसे वो पद छोड़ना पड़ता है। वह पागल या दिवालिया घोषित ना हो, यानी वो मेंटली भी सही हो और वो किसी बैंक से या किसी और चीज़ों से ऋणग्रस्त ना हो जिसको दिवालिया घोषित किया हो, ऐसा ना हो। वह संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करता हो। संसद या राज्य के विधानमंडल, संसद यानी जो हमारी लोकसभा राज्यसभा है वो, और विधानमंडल यानी जो हमारा विधानसभा और विधान परिषद है, उनकी जो शर्तें हैं उन शर्तों की पूर्ति करता हो, वही उम्मीदवार बन सकता है। सदस्यों की सदस्यता का अंत। अगर कोई विधानसभा का सदस्य बन जाता है, चुनाव जीत करके आ जाता है और वो एमएलए बन जाते हैं, तो उनकी सदस्यता का अंत कैसे होता है, वो किस तरह से वहाँ विधानसभा में उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है। तो पहला है, कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों का अगर निर्वाचित हो जाता है, तो उसे एक सदन से त्यागपत्र देना होगा, वो दोनों सदनों में नहीं रह सकता। ठीक है ना, विधानसभा और विधान परिषद दोनों में किसी का चयन हो जाता है तो वो दोनों में से उसको एक में त्याग पत्र देना पड़ेगा। दूसरा है, कोई भी सदस्य यदि विधानमंडल में की बैठक में बिना आज्ञा के लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, ठीक है ना, बिना किसी परमिशन के कोई भी विधानसभा का सदस्य या अपने जो विधानमंडल है, विधान परिषद है, सॉरी अभी अपन विधानसभा पढ़ रहे हैं, तो विधानसभा का सदस्य कोई भी अगर 60 दिन तक वहाँ पर एब्सेंट रहता है उस विधानसभा की बैठकों में, तो उसकी सदस्यता का अंत हो जाता है। तीसरा है, किसी सदन का सदस्य बनने के बाद उसकी निर्धारित योग्यता नहीं रह जाती है, तो यानी उसकी जो योग्यता है, ठीक है ना, वो पागल या दिवालिया हो जाता है, या उसकी जो संसद और राज्य के विधानमंडल के द्वारा निर्धारित शर्तें हैं उन शर्तों को वो पूरा ना करे, या वो किसी लाभ के पद पर चला जाए, या वो भारत के अलावा कहीं और की नागरिकता ले ले, यानी ये इनमें से जो भी योग्यता है उस निर्धारित योग्यता उसकी नहीं रहती है, तो भी उस सदस्य की सदस्यता खत्म हो जाती है। तो ये विधानसभा का गठन पढ़ रहे हैं, और उसमें अब अगला पॉइंट है कार्यकाल। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जैसे लोकसभा का कार्यकाल था 5 साल, वैसे ही विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। विशेष परिस्थितियों में कार्यकाल को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां हो गई, युद्ध आ गया, कोई संकट काल आ गया या कोई ऐसी, तो तब उस कार्यकाल को या तो कम किया जा सकता है या उस कार्यकाल को कुछ समय के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। पदाधिकारी, विधानसभा के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? तो विधानसभा के पदाधिकारी होते हैं अध्यक्ष, जिसको इंग्लिश में स्पीकर, और उपाध्यक्ष, जिनको डेप्यूटी स्पीकर कहते हैं।
तो विधानसभा के पदाधिकारी होते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। दोनों का चुनाव विधानसभा सदस्यों में से ही होता है। ठीक है, ये टोटली लोकसभा जैसे ही पूरी कार्यप्रणाली है। और आप इस वीडियो के बाद एक बार फिर से उधर लोकसभा का जो पहले वीडियो आ चुके हैं उनको भी ज़रूर देखें, तो ज़रूर आपको ये पता पड़ जाएगा। जैसे लोकसभा में भी यही होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, और वहाँ फिर राज्यसभा जो थी उसका जो अध्यक्ष या सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये लोकसभा जैसे ही लगभग सभी जो भी गतिविधियाँ हैं वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो विधानसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का दोनों का चुनाव विधानसभा सदस्यों में से ही होता है। यदि चाहे तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है। ठीक है ना, अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को दे सकते हैं विधानसभा में। विधानसभा सदस्यों के बहुमत द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। ये भी सेम प्रोसेस है लोकसभा के जैसा ही, कि विधानसभा के जो सदस्य हैं वो 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से इनको हटा सकते हैं, परंतु इसके लिए 14 दिन पहले इन अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को सूचित करना ज़रूरी होता है। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य। विधानसभा अध्यक्ष जो बनता है उसके क्या अधिकार हैं और क्या कार्य हैं, उधर लोकसभा वाला भी आप इसको थोड़ा सा अंतर करते रहना, जिससे आपको दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है जो याद करने के लिए आपको बहुत सावधानी सुविधा होगी। विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता और कार्रवाई का संचालन। उधर भी लोकसभा अध्यक्ष वही काम करते हैं जो यहाँ पर विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं, कि विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता और कार्यवाही का संचालन। जो भी कार्यवाही होती है विधानसभा में, प्रश्न या उत्तर देना या कोई भी योजना या नीतियाँ लागू करना, ये सब चीज़ें का अध्यक्षता उस सभा की वो लेते हैं। सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। जो भी अपना सदन में काम होते हैं उनमें शांति और व्यवस्था बनाए रखने का काम विधानसभा अध्यक्ष का होता है। उनकी अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के बोलना या जो भी चीज़ें होती है वो नहीं होती हैं। जब तक उनकी अनुमति होती है तभी ये सब काम होते हैं, और जो भी प्रश्न उत्तर किए जाते हैं या जो भी वाद विवाद होते हैं वो सब सीधे जो विधानसभा अध्यक्ष है उसको संबोधित करते ही किए जाते हैं। सदस्य द्वारा भाषण उसकी आज्ञा से ही दिया जा सकता है। ये जो हमारे एमएलए हैं या विधानसभा सदस्य हैं वो बिना अध्यक्ष की आज्ञा के भाषण नहीं दे सकते सदन में। कार्यवाही में असंसदीय या अशिष्ट शब्दों को निकालने का आदेश देना। अगर कोई अशिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उन शब्दों को हटाने का आदेश देते हैं। सदन के नेता के परामर्श से कार्यवाही का क्रम निश्चित करना। सदन के नेता वही हमारे मुख्यमंत्री होते हैं जो बहुमत दल के नेता होते हैं, तो उनके परामर्श से, उनकी राय से जो भी कार्रवाई उस सदन की चलानी है उसका क्रम निश्चित किया जाता है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला है सदन में प्रश्नों को स्वीकार करना और नियम विरुद्ध होने पर उन्हें अस्वीकार करना। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए और किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए उसका निर्णय भी विधानसभा अध्यक्ष लेते हैं। तो सदन में जो प्रश्न हैं उनको स्वीकार करना, और अगर वो प्रश्न नियम विरुद्ध हैं तो उनको अस्वीकार करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को है। सदन में मतदान पश्चात परिणाम की घोषणा करना। अगर सदन में किसी बात पर मतदान करना होता है तो उस मतदान के पश्चात परिणाम की घोषणा भी विधानसभा अध्यक्ष ही करते हैं। वह किसी मतदान में भाग नहीं लेता, परंतु अगर पक्ष विपक्ष बराबर हो जाए तो निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे कोई भी मतदान हो तो वो अपना वोट नहीं देते सदन में, परंतु अगर दोनों बराबरी पर आ जाएं, आधे आधे हो गए दोनों में किसी बात पर, किसी मुद्दे पर, तब वो अपना निर्णायक मत है उसका प्रयोग करके यहाँ पर वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना। धन विधेयक यानी वित्त संबंधी मामला या अर्थ संबंधी कोई मामला है या नहीं है तो इसका निर्णय करने का अधिकार भी विधानसभा अध्यक्ष को है। दल बदल संबंधी याचिकाओं पर निर्णय देना। कोई जो नेता होते हैं या जो हमारे विधानसभा सदस्य होते हैं या कोई भी, तो वो एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं या ऐसे संबंधी याचिकाएं आती हैं तो उस पर निर्णय देने का अधिकार भी विधानसभा अध्यक्ष को ही है सदन में।
तो ये विधानसभा की कुछ जो हमने मुख्य बातें थी वो यहाँ पर देखी। अंतिम, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में यह सभी कार्य उपाध्यक्ष करते हैं। ठीक है, अध्यक्ष अगर नहीं है, कहीं छुट्टी पर गए हैं या किसी विशेष वजह से वो नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में ये सभी कार्य, जो भी अध्यक्ष के अधिकार और कार्य हैं, वो सभी उपाध्यक्ष को मिल जाते हैं और तब ये काम सब उपाध्यक्ष करते हैं। ये तो थी विधानसभा दोस्तों। अब है उच्च सदन, विधान परिषद। विधानसभा को विधान परिषद की उत्पत्ति और समाप्ति के लिए संसद से सिफारिश करने का अधिकार है। ठीक है, विधान परिषद को जन्म देना या उसको ख़त्म करना, दोनों विधानसभा को ही इसका अधिकार है। यानी किसी राज्य में अगर विधान परिषद है तो उसको हटाने का अधिकार विधानसभा को सिफारिश करके संसद को, और अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो उसको लाने के लिए भी सिफारिश जो संसद को की जाती है वो विधानसभा ही करती है। तो विधानसभा को ये अधिकार है कि विधान परिषद की वो उत्पत्ति और समाप्ति के लिए संसद से सिफारिश करे। अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि विधानसभा अपनी पूरी सदस्य संख्या के बहुमत से, विधानसभा में जितने हैं उनमें से बहुमत से यानी 2/3 बहुमत से 2/3 भाग से प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद का सृजन या समाप्ति के लिए कानून बनाती है। अगर विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं वो 2/3 बहुमत से, आधे से ऊपर बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दें कि भाई उन राज्य में विधान परिषद होगी या नहीं होगी, जो भी, अगर नहीं है तो होने के लिए प्रस्ताव पारित करेंगे, और अगर है और हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करेंगे तो 2/3 बहुमत से करना है, और फिर इस बात को उन्हें संसद में भेजना है और संसद फिर वहाँ पर उसके लिए कानून बनाती है कि वहाँ पर क्या करना है। विधान परिषद की सदस्य संख्या, कितने सदस्य होंगे? विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं, ठीक है ना, उस राज्य में जितनी विधानसभा के सदस्य हैं, जितने एमएलए हैं, उसका 1/3 से अधिक नहीं, यानी उसका 1/3 ही भाग होंगे अधिकतम, उससे ज़्यादा विधान परिषद के सदस्य नहीं होंगे। परंतु किसी भी स्थिति में सदस्य संख्या 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्थिति ये है कि अगर कोई बड़ा राज्य है और वहाँ पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक है तो फिर ये 40 से ज़्यादा होंगे, और अगर वो का छोटा राज्य और वहाँ विधानसभा के सदस्यों की संख्या कम है तो फिर ये 40 से कम हो जाएंगे, और 40 से कम होते ही फिर वो वहाँ पर विधान परिषद नहीं बन पाएगी। तो दो शर्तें हैं कि विधानसभा सदस्यों की संख्या के 1/3 से तो अधिक नहीं और 40 से कम नहीं। ये विधान परिषद के सदस्यों के बारे में नियम बना हुआ है। सदस्यों का निर्वाचन एवं मनोनयन, विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन कैसे होगा और उनका मनोनयन कैसे होगा, ये ठीक वैसे ही है जैसे हमने केंद्र में राज्यसभा पढ़ा था। तो राज्यसभा में भी सदस्यों का निर्वाचन होता है और मनोनयन होता है, और यहाँ पर विधान परिषद में भी निर्वाचन और मनोनयन दोनों होता है। विधान परिषद के 5/6 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है, यानी वो चुन करके आते हैं 5/6, और शेष 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, जैसे वहाँ लोकसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, ठीक वैसे ही यहाँ पर 1/6 सदस्य। अब हर राज्य में अपनी अपनी अलग अलग स्थिति होगी, इसलिए यहाँ पर ये संख्या तय नहीं है, क्योंकि विधान परिषद में जो सदस्य होंगे वो जितने विधानसभा के सदस्य हैं उसका 1/3 होंगे। अब वो कितने होते हैं उसके ऊपर ये तय होता है, तो इसलिए यहाँ पर संख्या नहीं दे रखी, यहाँ पर केवल 1/6 और 5/6। तो 5/6 का तो निर्वाचन होता है और 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, और वो मनोनयन राज्यपाल महोदय करते हैं। विधान परिषद के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ये ठीक वैसा ही प्रोसेस है जैसा राज्यसभा में, ये सब हमने राज्यसभा में पढ़ा था। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करने के लिए निर्वाचक मंडल, अब ये जो 5/6 सदस्य हैं उनको किस तरह से निर्वाचित किया जाता है? 1/6 तो राज्यपाल महोदय मनोनीत करेंगे, परंतु ये जो 5/6 हैं वो किस प्रकार से आते हैं वो देखते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करने के लिए निर्वाचक मंडल, सबसे पहला है नगर पालिका, जिला परिषद और स्थानीय संस्थाएं जो भी हैं उनके द्वारा 1/3 सदस्य आएंगे, यानी जो नीचे की बॉडी की संस्थाएं हैं या निकाय हैं, नगर स्तर की, जिला स्तर की, ग्रामीण स्तर की,
तो उनके द्वारा 1/3 सदस्य का चयन होगा या चुनाव होगा या निर्वाचन होगा। ठीक है, सबसे नीचे के लेवल पे नगर पालिका, जिला परिषद और स्थानीय संस्थाओं द्वारा 1/3 सदस्य। दूसरा है विधानसभा सदस्यों द्वारा 1/3 सदस्य। जो भी विधानसभा में चुने गए हमारे एमएलएज हैं या विधानसभा सदस्य हैं, तो उनके द्वारा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होगा। अगला है जिन्होंने स्नातक की परीक्षा पास कर ली है या पास किए 3 वर्ष से अधिक हो चुके हों, वह 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, जिन्होंने कॉलेज पास कर ली है, कॉलेज के जो अपने बीए, बीएससी, बीकॉम ये जो भी होते हैं वो पास कर ली है, तो या तो पास कर ली है या पास करके 3 साल से अधिक हो चुके हैं, तो वो 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, 1/3 निकायों द्वारा, 1/3 विधानसभा सदस्यों द्वारा, 1/3 ग्रेजुएट्स जो हैं उनके द्वारा। किसी माध्यमिक विद्यालय या इससे उच्च शिक्षण संस्था में जो 3 वर्ष से पढ़ा रहे हों, वो 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, जिनको मतलब ये जितने भी पढ़ाने वाले शिक्षक वर्ग हैं, या तो माध्यमिक विद्यालय या इससे ऊंची की जो शिक्षण संस्थाएं हैं जिनमें 3 वर्ष से पे ज़्यादा जिनको पढ़ाते हो गए हैं, वो 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। तो ये 1/3, 1/3, 1/12 और 1/12 ये चारों को अपन टोटल करते हैं तो ये टोटल 5/6 सदस्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 5/6 सदस्यों का निर्वाचन इस प्रकार होता है। सबसे पहले स्थानीय निकाय, फिर विधानसभा सदस्य, फिर कॉलेज पास कर चुके और फिर शिक्षक वर्ग, ये 4 मिल करके 5/6 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं विधान परिषद के सदस्यों का। और शेष जो 1/6 बचते हैं, उन शेष 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्रों में रुचि रखते हैं, जिन्होंने अपने विशेष काम किए इन क्षेत्रों में, उन सभी 1/6 को विधान परिषद के लिए मनोनीत किया जाता है राज्यपाल महोदय के द्वारा। तो इस प्रकार ये 5/6 और 1/6 मिलकर के टोटली विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, मनोनयन किए जाते हैं। अगला है विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनकी योग्यताएं क्या होती हैं। जो विधानसभा सदस्यों की योग्यता है वही, परंतु आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। वहाँ पर हमने पढ़ा था आयु 25 वर्ष। तो ये आप एक बार लोकसभा और राज्यसभा में भी देख लेना कि वहाँ पर क्या क्या है, आपको इसका डिफरेंस और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो विधानसभा सदस्यों की योग्यता है वही, परंतु आयु यहाँ पर 30 वर्ष होनी चाहिए और वह व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। ठीक है, उस जो निर्वाचक नामावली है उसमें उसका नाम होना चाहिए जिस क्षेत्र से वो आ रहे हैं। अगला है कार्यकाल। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। सेम वही राज्यसभा में भी, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल भी 6 वर्ष है और प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं। ये चीज़ राज्यसभा में भी होती है कि वहाँ पर भी प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं और उनके स्थान के लिए नए सदस्य होते हैं, वो निर्वाचित होते हैं। पदाधिकारी विधान परिषद के सदस्यों में से ही एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहाँ जो राज्यसभा है वहाँ पर सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपसभापति तो उन्हीं राज्यसभा में से आते हैं। पर यहाँ पर ये डिफरेंस ये है कि विधान परिषद के सदस्यों में से ही सभापति और उपसभापति का चुनाव होता है और इन्हें भी विधान परिषद पद से हटा सकती है। सेम वही प्रोसेस 2/3 भाग वाले से। विधान परिषद के अधिकार या शक्तियां तथा कार्य। पहला है कानून निर्माण संबंधी कार्य। धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। ठीक है ना, धन विधेयक के अलावा, ये धन विधेयक केवल उधर विधानसभा में ही प्रस्तुत होता है, बाकी यहाँ पर दूसरे सभी विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 197 के अनुसार यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित होने के बाद विधान परिषद द्वारा अस्वीकृत किया जाता है तो यह 3 महीने तक पारित नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, अगर कोई विधेयक विधानसभा में तो पारित हो जाए, ठीक है ना, वहाँ से तो पास होकर के आ जाए, पर विधान परिषद उसको अस्वीकृत कर दे तो 3 महीने तक वो पारित नहीं हो सकता और विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधान परिषद में भेजती है। अगर वो 3 महीने तक उन्होंने पारित नहीं हुआ और उन्होंने मना कर दिया तो 3 महीने तक पारित नहीं होगा, लेकिन एक बार फिर
विधानसभा उस विधेयक को, अगर उनको ये करना ही है तो एक बार फिर वो भेजते हैं विधान परिषद में। अब क्या होता है, अगर विधान परिषद द्वारा पुनः इसे अस्वीकृत कर दिया जाता है, ठीक है ना, पहले तो 3 महीने, फिर 1 महीने, फिर ये अगर फिर से इसको अस्वीकृत कर दें तो 1 महीने तक फिर इसको पारित नहीं किया जा सकता, लेकिन 1 माह के पश्चात दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है, ठीक है ना। ठीक राज्यसभा में भी, राज्यसभा को उच्च सदन माना जाता है, पर वहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें हमने पढ़ी थी। तो यहाँ विधान परिषद में भी यही कि एक बार तो वो उसको अस्वीकृत कर देते हैं, 3 महीने तक पारित नहीं हो सकता, और दूसरी बार वापस भेजते हैं तो भी 1 महीने तक तो वो पारित नहीं होगा, 1 महीने तक तो वो स्वीकृत नहीं होगा, या 1 महीने तक फिर वो आगे नहीं जाएगा, परंतु 1 महीने बाद फिर दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। चाहे विधान परिषद ने इसको पारित नहीं किया, फिर भी वो पारित समझा जाता है। इस प्रकार विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को केवल 4 माह तक रोक सकती है, परंतु समाप्त नहीं कर सकती। 3 माह तो पहले और सेकेंड टाइम आया तब 1 महीना ये। तो इस तरह से कोई भी साधारण विधेयक केवल 4 महीने तक विधान परिषद रोक सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, और 4 महीने बाद वो विधेयक अपने आप स्वतः पारित माना जाता है। कार्यपालिका संबंधी कार्य, कार्यपालिका अपने इसको शॉर्ट में देखा था कि कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं। तो कार्यपालिका में हमारे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सभी आते हैं। तो उन संबंधी विधान परिषद को क्या अधिकार या क्या शक्तियां हैं। विधान परिषद के सदस्य मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद प्रश्नों, प्रस्ताव, वाद विवाद, इन सब के आधार पर मंत्रिपरिषद को नियंत्रित कर सकती है, परंतु उसे पदच्युत करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। इनको प्रश्न पूछने का अधिकार है, उनसे जो भी जानकारी लेनी है उसके संबंधी अधिकार है, जितने भी बातें हो वो कर सकते हैं, परंतु उनको हटा नहीं सकते। कार्यपालिका के जो भी मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, उनको हटाने का अधिकार नहीं है विधान परिषद के पास। मंत्रिपरिषद को पदच्युत करने का अधिकार केवल विधानसभा के पास ही होता है, ठीक है। विधानसभा यहाँ पर, और उधर केंद्र में ये अधिकार लोकसभा के पास होता है। वित्त संबंधी कार्य, धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, विधान परिषद में नहीं। तो दोस्तों लोकसभा में भी यही था, लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। तो यहाँ पर भी विधानसभा में ही धन विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। विधानसभा धन विधेयक को पास करके जब विधान परिषद में भेजती है तो विधान परिषद 14 दिन तक उसको रोक सकता है, और अगर उसके बाद नहीं लौटाती तो वह विधेयक उस रूप में दोनों सदनों में पारित समझा जाता है, ठीक है। धन विधेयक संबंधी 4 महीने का भी अधिकार नहीं है। हाँ, दूसरे साधारण विधेयक हैं उनमें 4 महीने का टाइम उनको मिल सकता है विधान परिषद के मार्फत, परंतु धन विधेयक में केवल 14 दिन, और 14 दिन के बाद धन विधेयक दोनों सदनों से पारित समझा जाता है। अगली शक्ति है विधान परिषद की, विधान परिषद हो गया। अब विधानसभा की शक्तियाँ। विधानसभा में पहला है विधायी शक्ति, राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून निर्माण करने की शक्ति। दोस्तों ये पहले अपन ने पढ़ा था कि 3 सूचियाँ हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो केंद्र सूची या संघ सूची है उसमें केंद्र को अधिकार है कानून बनाने का, राज्य सूची जो है उसमें राज्य को अधिकार है, और समवर्ती ऐसी है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार है। तो विधायी शक्ति में पहला है राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून निर्माण करने की शक्ति। वित्तीय शक्ति, धन विधेयक पर पूर्ण नियंत्रण विधानसभा को है। विधान परिषद को धन विधेयक पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है। अभी अपन ने पढ़ा था कि 14 दिन तक उस विधेयक को रोका जा सकता है, फिर उसके बाद तो वो पारित समझा जाता है। आय व्यय का वार्षिक लेखा बजट स्वीकृत करना, ये इसका कार्य है, तथा विधानमंडल से विनियोग विधेयक पास करने पर ही सरकार व्यय हेतु धन निकाल सकती है। तो विधानमंडल में एक विधेयक पारित होता है जिसको कहते हैं विनियोग विधेयक, और ये अपन ने पढ़ा ये केवल विधानसभा में हो सकता है। जो अपनी विधान परिषद है उसको धन विधेयक संबंधी मामलों में इतना अधिकार नहीं है। तो ये विनियोग विधेयक पास हो जाता है, उसके बाद सरकार खर्च के लिए धन निकाल सकती है।
तो विधानसभा के पास ये पावर है कि सरकार को खर्च के लिए धन निकालने के लिए भी विधानमंडल में विनियोग विधेयक पास करना पड़ेगा। अगला है प्रशासनिक शक्ति, और प्रशासनिक शक्ति कार्यपालिका। मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। जो भी मंत्रिमंडल है हमारा, वो मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उनका उत्तरदायित्व तो विधानसभा के प्रति बनता है। मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछना, निंदा आलोचना करना, काम रोको प्रस्ताव पारित करना और विधानसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिमंडल को पद त्याग करना भी पड़ सकता है। तो विधानसभा को ये अधिकार है कि वो मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछ सकती है, उनकी निंदा और आलोचना कर सकती है, काम रोको प्रस्ताव पारित कर सकती है और विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित भी कर सकती है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो दोस्तों फिर वो सरकार भंग हो जाती है और फिर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है, मुख्यमंत्री को पद से हटना पड़ता है। ये पावर विधानसभा के पास है। संविधान में संशोधन की शक्ति, हमारे देश का जो संविधान है उसमें संशोधन की शक्ति में भी इनका अहम रोल है विधानसभा का। देखते हैं, संसद द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर पारित प्रस्ताव को कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा स्वीकार करना आवश्यक होता है। संसद अगर वहाँ पर कोई ऐसा संशोधन पारित करती है या प्रस्ताव जो होती है तो देश के आधे, कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल उसको स्वीकार करें तो ये आवश्यक है। तो ये संविधान में संशोधन हो सकता है। तो संविधान में संशोधन के लिए संसद अकेली कुछ नहीं कर सकती, उसके लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा स्वीकृति मिलनी ज़रूरी होती है, तो ही संविधान में संशोधन हो सकता है। अगला है निर्वाचन संबंधी शक्ति। विधानसभा को निर्वाचन संबंधी शक्ति भी है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था जब अपन केंद्र सरकार पढ़ रहे थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है और राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राजस्थान विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया एवं वर्तमान स्थिति क्या है देखते हैं। हमारे राजस्थान में विधान परिषद है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसका क्या वर्तमान स्थिति है और क्या प्रक्रिया है। विधान परिषद के गठन संबंधी प्रस्ताव विधानसभा ने केंद्र सरकार की अनुमति और अनुमोदन के लिए भेजा है। अनुमोदन के पश्चात ही गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, और जैसे ही फिर संसद से अनुमोदन मिल जाता है और वहाँ इसको अनुमति मिल जाती है तो राजस्थान में भी विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद आ जाती है। विधान परिषद जो उच्च सदन है वो अपना कार्य करना शुरू कर देगा। दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस विद यशवंत साध को कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।